हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्टूडेंट्स, ये चैनल मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। इस पर आपको 9th और 10th क्लास के मैथ और साइंस सब्जेक्ट के वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट लेक्चर, जो है साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम इसी की डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन मैटर। व्हाट इज़ मैटर या मैटर क्या है। तो मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। मैटर इज द सब्सटेंस which has mass and occupy space and matter are made up of tiny particles। मैटर जो है वो कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका कुछ भार हो और वो कुछ जगह को कवर करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह को घेरे। ठीक है जी, उसे क्या कहेंगे, मैटर। एंड मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। एग्जाम्पल के लिए पेन, रबड़, चेयर, सन, ये सभी क्या है, मैटर की एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इनका कुछ मास भी होता है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बनता है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो पार्टिकल कहलाता है। या फिर लीस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबसे कम मात्रा, किसी भी सब्सटेंस की सबसे कम मात्रा जो होती है वो भी पार्टिकल्स कहलाती है। और पार्टिकल्स जो है वो फर्दर एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में कोई खास फर्क नहीं है। एटम एक सिंगल यूनिट होता है और मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, कि जब काफ़ी सारे एटम मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल से पार्टिकल बनता है और पार्टिकल से मैटर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। वे लगातार मूव करते रहते हैं। एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसे हम डिफाइन करेंगे क्यों। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो इससे भी एक ये क्लियर होता है कि स्पेस होने की वजह से वो मूव करते हैं। या फिर दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे बताता हूं। फर्स्ट, कंटिन्यूस मूविंग, कि अगर वो मूव करते हैं, मूविंग के लिए उनको स्पेस चाहिए, ठीक है जी, तभी वो मूव कर पाएंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये प्रूव करता है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से क्या करता है, वो मूव करता है। और दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो नॉर्मल सी बात है, इससे भी हम कह सकते हैं कि जब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो वो क्या होगा, मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है जी, इसे हम और बेटर तरीके से डिफाइन करते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस मूविंग। जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, सो दे कंटिन्यूअस मूविंग। या हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ मूव करती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही कारण है पार्टिकल्स के मूव होने के कारण काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल या एक्टिविटी इसके लिए देखते हैं हम। पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स इंक की डालिए। आप क्या देखोगे कि जो इंक है वो पानी के सरफेस पे नहीं रहती, कुछ सेकंड के अंदर वो पानी के बॉटम तक चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी के अपने पार्टिकल्स थे वो क्या थे, मूव कर रहे थे, और वो ड्रॉप के पार्टिकल्स को अपने साथ पूरे ग्लास में डिसोल्व कर दिया उसने। ठीक है जी, इससे ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आगे देखते हैं एज द टेम्परेचर राइज, कि जैसे ही हम किसी पार्टिकल का टेम्परेचर राइज करते हैं दे मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कि किसी भी पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे उनकी
मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि जो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। और ये इसके उलट भी होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट भी फास्ट हुई, अगर टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तो उसकी मूवमेंट डिक्रीज भी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक्टिविटी डिजोल्व शुगर इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। आप चीनी को गर्म और ठंडे पानी में मिक्स कीजिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चीनी जो गर्म पानी में है वो जल्दी मिक्स होगी, जल्दी उसके अंदर डिजोल्व होगी, और जो ठंडे पानी में है वो काफ़ी टाइम लेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हॉट वाटर के पार्टिकल्स थे उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हुई, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, वो फास्ट मूव होने लगे और शुगर जल्दी से उसके अंदर मिक्स होगी। और कोल्ड वाटर में उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम थी और जो पार्टिकल की मूवमेंट थी वो भी कम थी, उसी वजह से उसने काफ़ी टाइम लिया चीनी ने वाटर के अंदर डिजोल्व होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट। हमने जो अभी पढ़ा कि वे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो ये इनकी मूवमेंट देखते हैं मिनिमम इन सॉलिड। जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर ये मूवमेंट सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास में एक दूसरे काफ़ी पास होते हैं, ठीक है जी, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए वो उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, इसलिए वो मूव भी नहीं कर पाते। सेकंड, मोर इन वाटर। पानी में ये जो मूवमेंट होती है कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कुछ दूरी के ऊपर होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये मूव भी कर जाते हैं। थर्ड, मैक्सिमम इन गैस। ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है गैसेस के अंदर, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर होते हैं, इसलिए उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। पार्टिकल्स हैविंग स्पेस। नेक्स्ट है पार्टिकल हैविंग स्पेस, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल वो मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है, या देखते हैं इसको एक एक्टिविटी के साथ। पुट सम साल्ट इन वाटर। आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 2 या 3 चम्मच साल्ट डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप क्या देखोगे कि जो पानी था उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है जी, क्योंकि हमने जब पानी के अंदर साल्ट डाला, जबकि उसके अंदर कुछ ऐड हुआ है तो उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, पर जब आपने उसको मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और साल्ट ने क्या किया, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इसी कारण उनका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है जी। इससे क्या प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस देखते हैं हम, मिनिमम इन सॉलिड, ठीक है जी। सॉलिड में ये सबसे कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मूवमेंट है वो सॉलिड में कब से कम होती है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम होता है, स्पेस कम होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो यही यहीं पे बता रहा है, मिनिमम इन सॉलिड, जो स्पेस है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, और मोर इन वाटर, पानी में कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होएगा सॉलिड्स के कंपेयर, तो मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। और मैक्सिमम इन गैस, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक ऐसा बल होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कह सकते हैं, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसी के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन होती है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम इन सॉलिड, इसीलिए वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। इंटीग्रेटेड इन लिक्विड, जो लिक्विड में है उसमें कुछ बीच का सा होता है, ना ज़्यादा होता ना कम, ठीक है जी। और नेग्लिजिबल और वेरी लेस इन गैसेस, गैसेस में ये ना के बराबर होता है या बहुत कम होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। इसे भी एक एक्टिविटी के साथ देख लेते हैं। ओपन द टैप एंड कट द फ्लो ऑफ वाटर। आप क्या कीजिए, अपने घर में कोई भी नल होगा उसे ओपन कर दीजिए, जो पानी का फ्लो है अब उसे क्या कीजिए, अपनी उंगली से कट कीजिए, कि उसको फ्लो को आप रोकिए। तो क्या होगा, आपकी उंगली के साथ पानी का फ्लो
टकरा के दो हिस्सों में, दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। और जैसे वो दो स्ट्रीम में डिवाइड होगा और आगे जाके फिर वो क्या होगा, एक स्ट्रीम में वापस चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो उन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जो दो स्ट्रीम्स थी वो वापस एक में चेंज हो गई। ठीक है जी। आगे देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स, कि मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, मैटर किस किस रूप में हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। इसके अलावा भी एक स्टेट होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, पर इस चैप्टर में हम ये तीन स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कुछ इन स्टेट्स के बारे में। फर्स्ट सॉलिड। सॉलिड्स में डेफिनेट शेप, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, एक फिक्स शेप होती है, वो कभी अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा पेन है, उसे कितना मर्जी टाइम रखो अपने पास, कैसे मर्जी रखो, जहाँ मर्जी रखो, उसकी जो शेप है वो उसकी फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं कर पाता। अगर वो लेंथ में ज़्यादा है तो वो लेंथ में ही रहता है, ये नहीं है कि वो सर्कल में चेंज हो गया या कुछ और, मतलब उसकी शेप फिक्स होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी इसकी फिक्स होती है, कि मान लीजिए मैंने इसी पेन को एक टेबल पे रख दिया है ना, तो वो क्या होगा, वो उस टेबल पे ही रहता है, ये नहीं है कि वो वहाँ से मूव करके चेयर पे चला गया, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स है। ठीक है जी। थर्ड रिजिड, मतलब ठोस। सॉलिड जो होते हैं वो ठोस होते हैं, सख्त होते हैं। और इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, कि पेन को दोनों तरफ से फोर्स लगा के उसका मैं साइज छोटा कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे पर कंप्रेस नहीं होंगे, इसलिए सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। और डेफिनेट वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, वो भी कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड। लिक्विड नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कभी भी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसे आप किसी भी शेप के वेसल में डालिए वो वैसी ही शेप ले लेता है, इसलिए हम कहेंगे लिक्विड नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती। आप पानी को फर्श के ऊपर गिराइए, वो क्या होएगा, हर दिशा में फैल जाएगा, तो उसकी बाउंड्रीज क्या हुई, फिक्स नहीं हुई। ये तो नहीं जहाँ पे मैंने उसको गिराया वो सारा वहीं पे रहा, उसने क्या है कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं हुई। थर्ड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब एबिलिटी ऑफ फ्लो, बहने की क्षमता। जो लिक्विड होता है उसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, जो आपको मैं अभी बताया कि किसी भी पानी को हम किसी भी सतह के ऊपर गिरेंगे तो वो क्या होगा, फ्लो करेगा, काफ़ी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है फ्लो होने की। नेक्स्ट लो कंप्रेसिबल, लिक्विड जो होता है वो लो कंप्रेसिबल होता है, आप इसे कंप्रेस कर सकते हो पर बहुत कम, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, स्पेस होता है पर बहुत कम होता है, इसीलिए ये लो कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। आप सेम 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसे किसी भी एक वेसल में डाल दीजिए, ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होगा, अब उसी पानी को आप किसी बड़े कंटेनर में डाल दीजिए, तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम उतना ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। नेक्स्ट गैस, गैस नो डेफिनेट शेप, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये भी लिक्विड की तरह ही है, इसे कैसे मर्जी वेसल में डाल दीजिए ये वैसी ही शेप ले लेता है। नेक्स्ट नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती, आप इसे खुले एटमॉस्फेयर में छोड़िए ये हर जगह फैल जाती है, ठीक है जी, तो मतलब इसकी कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है, कितना भी डिस्टेंस कवर कर सकती है। आगे आता है फ्लूइडिटी, सेम पॉइंट एबिलिटी ऑफ फ्लो कि ये भी फ्लो करती है, इसीलिए ये अपने हर जगह ट्रांसफर हो जाती है, डिस्टेंस को कवर कर लेती है, काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेती है एटमॉस्फेयर में। हाई कंप्रेसिबल, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, आप इसे कंप्रेस कर सकते हो कि 1 किलो गैस को आप छोटे से वेसल में भी डाल सकते हो कंप्रेस करके, और उसे एक रूम में भी डाल सकते हो, तो मतलब जितनी गैस एक रूम में थी उसी गैस को मैंने क्या किया, कंप्रेस करके एक छोटे वॉल्यूम वाले कंटेनर में भी डाल दिया, ठीक है जी। इनडेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता,
वही कंप्रेसिबल कि जो हमारे घरों में गैस यूज़ होती है एलपीजी, उसका जो सिलेंडर है वो जितना उसका वॉल्यूम है उसके अंदर 10 किलो गैस है या 20 केजी गैस है, वही पूरी गैस आप एक कमरे में भी रख सकते हो क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ठीक है जी। आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि आप मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हो, उसकी अवस्था को कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। 3 स्टेट्स हमने अभी तक स्टडी किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम उनकी स्टेट को चेंज करेंगे। कैसे? फर्स्ट है बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि किसी भी मैटर का आप टेम्परेचर चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। एक्टिविटी के साथ देखते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइस, आप एक आइस का पीस ले लीजिए, ठीक है जी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कीजिए। तो क्या होगा, जो आइस सॉलिड फॉर्म में थी वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी स्टेट चेंज हो गई। जब वो पूरी आइस लिक्विड में चेंज हो जाए उसे फिर भी हीट कीजिए। अब क्या होगा, जो आइस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई थी वो अब गैस फॉर्म में, मतलब वेपर्स बन जाएगी, गैस में बदल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसे टेम्परेचर के साथ चेंज करने से उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड ही है, तो एक डेफिनेशन में हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग, कि किसी भी मैटर को जब हीट किया जाता है, एक ऐसे ले लीजिए कि जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो मेल्ट होके किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। मतलब कि वो हीट करने पे क्या हुआ, मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में बदल गया, तो उसे हम मेल्टिंग कहेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट, कि हमने उस सॉलिड्स को कितनी हीट दी, कि उसको जो हमने हीट दी उसकी वैल्यू कितनी थी, उसका टेम्परेचर कितना था, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड मेल्ट हुआ उसे क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक गिवन सॉलिड, कि कोई भी सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, वो मेल्ट होके लिक्विड में बदल गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि मतलब हमारे नॉर्मल वातावरण का जो प्रेशर है उस प्रेशर के ऊपर वो चेंज हो गया। ठीक है जी। इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग, इसे भी हम एक डेफिनेशन में देखते हैं। व्हेन ए गिवन सॉलिड, व्हेन ए गिवन लिक्विड, जब हमारे पास कोई लिक्विड होता है उसे हीट किया जाए और वो बॉयल होके वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कोई किसी भी लिक्विड को हीट करने पे जब वो बॉयल किया जाए, बॉयल हो और वो वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है जी। और बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो बॉयल होना शुरू हुआ उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच, कि वो टेम्परेचर जिस पे जाके एक गिवन लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स, एक गिवन लिक्विड जो हमारे पास दिया हुआ लिक्विड था वो बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्लिमेशन। ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर को, उसके टेम्परेचर को चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर्स ऑन हीटिंग। ठीक है जी, कि कोई भी सॉलिड चेंज हो जाए सीधा सॉलिड से वेपर्स फॉर्म में ऑन हीटिंग, गर्म करने पे उसको, जब हमने किसी सॉलिड को गर्म किया तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्म में बदल गया। जो उसकी एक स्टेट थी लिक्विड, उसमें जाने के बिना ही वो वेपर्स में चेंज हो गया। एंड वेपर्स इनटू सॉलिड, और जो वेपर है वो क्या हुआ, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो गया ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है जी। एक बार फिर से देखते हैं। द सॉलिड, जब किसी सॉलिड को हमने हीट किया तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्म में बदल गया। और जब किसी वेपर्स को हमने कूल किया, उसका टेम्परेचर चेंज किया वेपर्स का, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट सॉलिड में बदल गया। जो उसकी थर्ड स्टेट थी लिक्विड, उसमें जाए बिना।
ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एग्जाम्पल कैम्फर और नेफ्थलीन बोल। कैम्फर क्या होता है जी, कपूर, जो हम अक्सर पूजा में यूज़ करते हैं उसे कैम्फर कहा जाता है, कपूर। उसे हम जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे हीट करने पे वो डायरेक्ट गैस की फॉर्म में बदल जाता है ना। वो होता है सॉलिड फॉर्म में, और जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल है नेफ्थलीन बोल। नेफ्थलीन बोल जिसे हम देसी भाषा में फर्नाइल की गोलियां कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है, हमारे बिस्तर या कपड़ों में रखी जाती है ताकि उसे कोई कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया ना लगे, उनसे बचाने के लिए। तो वो बॉल्स भी क्या करती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होने से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। बाय चेंजिंग प्रेशर। अभी हमने पढ़ा कि हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर के चेंज करने पे। अब हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं उस पर प्रेशर चेंज करने से। तो फर्स्ट एक्टिविटीज है प्रेस द नोब ऑफ स्मोकिंग लाइटर। जो स्मोकिंग के लिए लाइटर यूज़ किया जाता है, आप क्या कीजिए, उसकी नोब को प्रेस कीजिए। उस लाइटर के अंदर जो गैस है वो हमें किस फॉर्म में दिखती है, लिक्विड फॉर्म में। पर जैसे ही हम उसका क्या करेंगे, नोब को, उसके बटन को प्रेस करेंगे, वो चेंज हो जाता है किसमें, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। कम होने की वजह से वो गैस वेपर्स की फॉर्म में, गैस अपने वेपर्स की फॉर्म में बाहर हमें दिखती है या बाहर आने लगती है। ठीक है जी, तो क्या हुआ, प्रेशर कम करने से जो लिक्विड था वो गैस की फॉर्म में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। इफ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। ये एक्चुअली उन्होंने जो अपन एग्जांपल देखी उसके उलट बता दिया कि अपन ने लिक्विड को गैस फॉर्म में बदला। और ये डेफिनेशन बताती है कि हम जब किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, और वो इतने पास आ जाते हैं जितने कि लिक्विड के होते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वही बात कि किसी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा। और जब किसी लिक्विड को हम उसके ऊपर प्रेशर को कम करेंगे तो वो क्या होगा, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जांपल के लिए एलपीजी, हमारे घरों में जो गैसेस यूज़ होती है कुकिंग के लिए, वो एलपीजी होती है। वो उसे भी कंप्रेस करके उन सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है। सीएनजी हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। O2 ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट को दी जाती है, वो भी गैस के फॉर्म में होती है। उससे प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में फिल की जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। क्या होता है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। यह एक सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है। इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड होता है वो वेपर्स की फॉर्म में बदल जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले, तो उसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है जी, इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। जो वाष्पीकरण जो ये प्रक्रिया है, ये क्या करती है, हमेशा ठंड का इफेक्ट देती है। ऐसा क्यों होता है, इसे भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कि मतलब उसकी प्रोसेस को कम करना, ज़्यादा करना, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया, हमने जैसे बात की, ये सरफेस फिनोमिना है कि सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सरफेस का कम होना, ज़्यादा होना भी इवेपोरेशन में इफेक्ट डालता है। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए एक ग्लास में, ठीक है जी, और वही 1 लीटर पानी आप एक प्लेट में ले लीजिए और उसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे उसे कोई हिलाए नहीं। तो आप उसे कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे देखोगे कि उसमें से कुछ पानी कम हो गया। ठीक है जी, प्लेट में जो पानी कम हुआ वो ज़्यादा हुआ, मतलब कि जो एवेपोरेशन हुई प्लेट में ज़्यादा हुई और जो ग्लास में है वो कम हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्लेट का सरफेस था वो क्या था, ज़्यादा था, और जो इसी कारण वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे ज़्यादा थे। ठीक है जी, और जो इवेपोरेशन हुई वो सरफेस पे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा इवेपोरेट हुए और उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस भी ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट जो अपना ये ग्लास था उसका सरफेस क्या था, कम,
सरफेस कम होने की वजह से वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे कम थे और इवेपोरेशन भी उसमें कम हुई। ठीक है जी, तो ये पहला फैक्टर था जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते हैं, ये हम बॉइलिंग में देख ही चुके हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है उसी, और जो लिक्विड चेंज हो जाए वेपर्स में उसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है जी, ये इसी के सेम ऊपर वाली एग्जांपल ले लीजिए आप कि आप लिक्विड को किसी भी एक बर्तन में डाल के कहीं पे रख दीजिए। ठीक है, अब जो आप कुछ देखोगे 2-3 घंटे बाद जो उसमें इवेपोरेशन हुई, जो पानी की क्वांटिटी कम हुई है, ठीक है जी, और अब वो एक नॉर्मल क्वांटिटी कम होगी। ठीक है जी, अब क्या कीजिए, उतना ही पानी आप अपने बर्नर पे या चूल्हे पे ले लीजिए, उसको हीट दीजिए। अब क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, इवेपोरेशन फास्ट हो गई। ऐसा क्यों होता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो जो उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने से पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो तेज़ी से मूव करने शुरू करते हैं, और फास्ट मूविंग के कारण ही इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट था टेम्परेचर कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ह्यूमिडिटी। पर इससे पहले हम देखते हैं वाइंड, बहती हुई हवा। कि बहती हुई हवा भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे इंडिया में जो समर सीज़न होता है वो मई और जून में अच्छी खासी गर्मी होती है। ठीक है जी, इस मौसम में हमारी बॉडी से पानी भी अच्छा खासा निकलता है जिसे हम स्वेट, पसीना कहते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं जहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा, क्या होगा, टेम्परेचर के कारण आपके बॉडी से पसीना बाहर आएगा और हवा ना चलने के कारण आपको क्या होगा, वो पसीना ज़्यादा आएगा। ज़्यादा तो नहीं आएगा, वो इवेपोरेट कम होगा। ठीक है जी, कि मतलब आपको पसीना ज़्यादा फील होगा कि हमें बॉडी से जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा है। और उसके बाद जब हम फ़ैन को ऑन कर देते हैं, ठीक है जी, हवा चलने लगी, तो अब क्या होगा, हमारा पसीना जल्दी सूखने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा हवा हमारे सरफेस से टकराई, ठीक है जी, उसने इवेपोरेशन प्रोसेस को उतना ही फास्ट कर दिया। वो हवा जो इवेपोरेशन थे पानी के पार्टिकल्स, उनको उतनी ही जल्दी से अपने साथ हवा में साथ में ले गई, वो इवेपोरेशन प्रोसेस को उसने तेज़ी से बढ़ा दिया। और यही कारण है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, और इसी से हमें ठंड का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो पसीना इवेपोरेट होने लगा, ठीक है, तो इवेपोरेशन के लिए क्या होता है, उसे कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है कि वो इवेपोरेशन वेपर्स में चेंज हो जाए, वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन में चेंज हो जाए वेपर्स में। तो उसने क्या किया, जो हमारी बॉडी से पसीना आया हुआ था उसने जो हीट ली इवेपोरेट होने के लिए, वो कहाँ से ली, वो हमारी बॉडी से ली। जब हमारी बॉडी से उसने हीट ले ली तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, कुछ कम हुआ, और जिसके कारण हमें कूलिंग का इफेक्ट फील हुआ। ठीक है जी। ह्यूमिडिटी जैसे कि आपको बताया कि मई और जून में अच्छी खासी गर्मी होती है, उसी तरह जून और जुलाई में भी क्या होता है, बारिश का मौसम होता है, पर जो गर्मी का टेम्परेचर होता है, तापमान, वो उतना ही होता है। पर हवा में क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी होती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वो जो नमी वाली हवा है, ठीक है जी, वही हवा जब हमारे सरफेस से टकराती है जिसके अंदर पहले से ही पानी है, तो क्या वो इवेपोरेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ करेगी? नहीं, वो इवेपोरेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, हवा में पहले से ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यही कारण है ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती है, ये इसमें कम कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। वेरियस टेम्परेचर ऑफ स्केल, ये मैंने कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, टेम्परेचर के यूनिट्स है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फर्स्ट है केल्विन, सेकंड है सेल्सियस, थर्ड है फ़ारेनहाइट।
इनका आपस में रिलेशन है। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये मैंने कुछ रिलेशन दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 10 डिग्री टेम्परेचर है और आप उसको केल्विन में चेंज करना चाहते हो, तो 10 डिग्री के अंदर आप प्लस 273 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी टेम्परेचर यूनिट को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।